हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले भाग में हमने कूलम्ब्स लॉ और चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर इस बार अपने पार्ट 3 के अंदर आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। आखिर इस विद्युत क्षेत्र को पढ़ने की जरूरत कैसे पड़ी? तो सबसे पहले जो हमने बात करी थी कि जब दो चार्ज आपस में रखे हुए होते हैं तब प्लस या प्लस वाले यानी कि सजातीय आवेश जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एवं विजातीय आवेश जो है वो क्या करते हैं, आप एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस थ्योरी के बाद में ये पता लगाना चाहा कि यह सब किस कारण हो रहा है जबकि दोनों आवेश एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं कर रहे हैं, यानी किसी दूरी पर रखे होने के बाद भी ये एक दूसरे के ऊपर बल किस तरह लगाते हैं। तो एक नए राशि की कल्पना की गई जिसे हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा फील्ड होगा। क्षेत्र यानी कि एक फील्ड है, यानी कि कोई आवेश भी हो सकता है या फिर आवेशों का निकाय भी हो सकता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश यदि प्रवेश करेगा, उस क्षेत्र के अंदर यदि कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो या तो वह आकर्षण का अनुभव करता है या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है या फिर वह दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इस प्रकार के क्षेत्र को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। आइए आगे बढ़ते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र क्या था, जो क्या करे, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश यदि प्रवेश करेगा तो वो उसे आकर्षित करेगा या फिर उसे प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रकार के क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। नेक्स्ट जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं E वेक्टर से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो विद्युत क्षेत्र का ही एक दूसरा नाम है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक जो फोर्स है, यदि किसी टेस्ट चार्ज पर जितना भी फोर्स लग रहा है, यानी कि अगर मैं इसे Q0 = 1 कर सकते हैं क्योंकि ये एक टेस्ट चार्ज है और ये कैसा है, धनावेश है और इसका जो वैल्यू है बहुत ही कम होता है, या फिर हम इसको एक दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि E वेक्टर इक्वल टू, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0 और F/Q0। इस फॉर्मूले से भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि एकांक धनावेश जिसका मान क्या है, बहुत ही कम है, उसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। या फिर यहाँ से देखेंगे ये क्वांटिटी निकल कर आती है F, इसे हम यहाँ पर विद्युत बल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? विद्युत बल। और ये जो विद्युत बल का मान जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, Q0 × E। इसे हम क्या कहेंगे, अपना विद्युत बल। इक्वेशन नंबर 1। देखिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, हम हर भौतिक राशि पढ़ने के बाद में हम उसके मात्रक और उसकी विमा का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इसके मात्रक के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या मिलेगा। तो मात्रक के लिए बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलम। तो यहाँ से हमें मात्रक मिला है न्यूटन अपॉन कूलम। एक नया मात्रक भी मिलेगा जो वोल्ट की फॉर्म में होगा, उसे हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, यानी कि विमा सूत्र, तो विमा जो है वो हमारे पास में कितनी मिलेगी, बल की विमा कितनी होती है, M1 L1 T-2 और ये बड़ा ब्रैकेट नीचे क्या है, कूलम है, तो कूलम के लिए कितना आएगा, A1 और T1। इस तरह से इस ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये M1 रहेगा, L1 जो है एक ही टर्म है, L1 T के अंदर -2 है और यहाँ पर 1 है, ये 1 ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा, यानी कि T-3। यहाँ देखेंगे A1 जो है वो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, A-1। तो ये जो है वो हमारी क्या मिलेगी, विद्युत क्षेत्र की विमा। नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी आवेशित कण पर जो है वो बल की दिशा किस तरह होती है। तो आइए देखते हैं। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, यानी कि ये जो है हमारा लेफ्ट से राइट तक क्या जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह। तो हम इसे लिखते हैं E वेक्टर। अब यहाँ बात करते हैं धनावेश के लिए जो है वो बल किस तरह से लगेगा। तो मान लीजिए हमारे पास में एक चार्ज कैसा है, +Q है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E = F/Q। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फोर्स जो है वो
F इक्वल टू कितना मिलेगा हमारा प्लस ऑफ Q और E वेक्टर, यानी कि बल की दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर ही होगी। यानी कि कोई एक प्लस Q चार्ज है, अगर वो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसकी जो दिशा है वो इसी तरफ होगी। और हम देख रहे हैं कि ये जो आवेश है वो इस दिशा के अंदर गति कर रहा है, यानी कि क्या मतलब हुआ कि यह जो आवेश इस दिशा में आकर्षित हो रहा है, इसका इस दिशा में गति करने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो है वो इसकी तरफ आकर्षित कर रही है। यानी कि ऐसी क्या चीज हो सकती है कि इधर कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट होगा, यानी कि कोई एक ऋणावेशित भाग होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसी होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। अब हम बात करें यहाँ पर माइनस चार्ज की। अगर हमारे पास में माइनस Q चार्ज है तो हम उसके लिए फोर्स जो देखेंगे वो कितना आएगा, F इक्वल टू माइनस ऑफ QE। देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल का परिमाण है, लेकिन कैसा है, विपरीत दिशा में। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा है। नेगेटिव का मतलब ही क्या है, वहां पर डायरेक्शन जो है वो पहले वाले की अपोजिट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे माइनस Q चार्ज की, और ये जो है वो इस दिशा के अंदर गति कर रहा है। यानी कि इस आवेश को कोई इस तरफ आकर्षित कर रहा है, और वो क्या हो सकता है, वो यहाँ पर एक कोई प्लस पार्ट हो सकता है। यानी कि इधर कौन सा होगा, प्लस वाला भाग, और उस तरफ कौन सा होगा, माइनस वाला भाग। तो आवेशित कण पर हम जब बल का अध्ययन करते हैं, किसी आवेशित कण पर जब हम बल का अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि कोई एक आवेश जो कैसा है, बिंदुवत है। तो लेट सपोज करते हैं यहाँ पर कि कोई एक पॉइंट O है, कोई एक पॉइंट O है, और यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। यानी कि इस बिंदु से r दूरी पर एक पॉइंट P है, वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए देखिए, ये जो आवेश Q है, हम इस अकेले आवेश से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए टेस्ट चार्ज की इमेजिनेशन करेंगे, यानी कि एक परीक्षण आवेश की यहाँ पर कल्पना करेंगे, और वो क्या है, यहाँ पर Q0 है। तो यहाँ पर हम परिभाषा से जस्ट हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हमारे पास में थी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो E इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास में Q0 की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास में फोर्स F नहीं है। लेकिन हमने पिछले भाग में कूलाम का नियम पढ़ा है, और तो यहाँ पर लिख सकते हैं कूलाम नियम से कूलाम का जो रूल है वो क्या बोलता है कि कोई भी दो चार्ज है, उनके बीच में अगर डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में जो लगने वाला कूलाम फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, K Q Q0, दोनों आवेशों का गुणनफल, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। इसका क्या रहेगा, वर्ग का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर F इक्वल टू K Q Q0 अपॉन r स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास में क्या आएगा, पूरा फोर्स आ जाएगा। और कोई डायरेक्शन रख लेते हैं, वो कितनी रहेगी, r के। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक वेक्टर, यहाँ पर भी वेक्टर लगा दीजिए, और यहाँ पर भी F वेक्टर लगा दीजिए। इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देख सकते हो कि ये जो F की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 से जो हम मान किस में रखेंगे, 1 के अंदर। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या मिलता है आगे, E वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए F की वैल्यू, यानी कि इस तरह से पूरा इसे रख दीजिए K Q Q0 अपॉन में r स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो r के अपॉन में क्या था हमारे पास में, Q0। देखिए यहाँ पर जो Q0 है, और यहाँ पर अब जो ऊपर वाले भाग में भी कितना है, Q0 है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, और क्या मिलेगा हमें नेक्स्ट, E वेक्टर इक्वल टू K Q अपॉन r स्क्वायर और r कैप। तो ये हमारे पास में एक वेक्टर फॉर्मूला है, या वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु P पर, या फिर उस आवेश से r दूरी पर कोई एक बिंदु स्थित है, तो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम विद्युत क्षेत्र को है जो निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम r और E के अंदर अगर ग्राफ की बात करें तो वो इस तरह से मिलेंगे, यहाँ E लिख दीजिए और यहाँ पर r लिख देते हैं। तो E और R के बीच में जो ग्राफ जैसा है व्युत्क्रमानुपाती का, तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैं E और 1/r² के अंदर ग्राफ बनाना चाहूँ, E और 1/r² में, तो ये जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। ये दोनों ग्राफ आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इस k की वैल्यू की। k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर निर्वात के अंदर हम विद्युत क्षेत्र देखना चाहे तो निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर और r क्यूब। और यही हम किसमें देखना चाहें, माध्यम में। यही अगर हम कहा देखना चाहें माध्यम में, तो हम क्या लिख सकते हैं, em वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई। ये तो थी निर्वात की विद्युतशीलता, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी 4 पाई एप्सिलॉन। और ये कितना हो जाएगा q अपॉन r स्क्वायर और r क्यूब। यदि चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो em की वैल्यू इतनी मिलेगी, और ये जो है निर्वात का है तो यहाँ लिख देते हैं निर्वात में, और इसके लिए क्या लिख देंगे, माध्यम में। कोई भी माध्यम हो सकता है, हवा, पानी, कांच, कोई सा भी। अब ये जो ई नॉट और ये ई एम, इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो हमें फिर से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अंदर वही रिलेशन जो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए पढ़ा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि निर्वात की तुलना में माध्यम में जो है वो विद्युत क्षेत्र अधिक मिलता है या कम मिलता है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो शो करता है कि जो फोर्स है वो कितना कम लगेगा। तो आइए इसको हम आगे रिलेट करते हैं। इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे करते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये है इक्वेशन नंबर 4। तो हम इक्वेशन 3 और 4 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 और 4 हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा ई नॉट अपॉन एम। हम यहाँ पर इसके ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो वेक्टर को हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए लिख देते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर q अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ लिखेंगे q अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ पर भी कुछ सेम मिल रहा है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ओनली एप्सिलॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कर सकते हैं आगे, ई नॉट के लिए वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कितना मिल जाएगा, ई एम। ये हमारे पास में एक रिलेशन आता है। लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा तो वहां पर हमारे पास में एक फॉर्मूला था, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर। ये जो है वो निरपेक्ष विद्युतशीलता है, ये यहाँ पर हमारे पास निर्वात की है, और ये यहाँ हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ हम इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। इस रिलेशन को यहाँ देख सकते हैं, यदि हम यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर के इक्वल। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कितना आएगा ये एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से हम जब मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो वो कितना मिलेगा हमें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर का इसके अंदर डिवाइड चला जाएगा, यानी कि ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि माध्यम के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो निर्वात की तुलना में कितने गुना कम प्राप्त होता है, एप्सिलॉन आर गुना, यानी परावर्तन के गुना कम प्राप्त होता है। तो अभी तक हमने ये पता लगा लिया कि जो माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र है वो निर्वात की तुलना में कम होता है, यानी कि हमने क्या अभी तक फाइंड आउट किया है कि जो ई एम जो है वो लेस देन क्या होगा, ई नॉट होगा। ये हमने अभी तक रिलेशन निकाल दिया कि जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र है वो निर्वात की तुलना में कम प्राप्त होगा। और अगली स्टेप में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि वही वापस से जो सिद्धांत हमने कूलाम के नियम के बहुल आवेशों को निकालने के लिए किया था, यानी वहां पर हमने अध्यारोपण का सिद्धांत उपयोग में लिया था। ये सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश उपस्थित है तो उस निकाय के ऊपर लगने वाला जो कुल बल है वो सभी आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाला जो बल है उन सभी का क्या होगा, योग होगा। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तो यहाँ पर भी उसी तरह से काम करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम एक सिस्टम ड्रॉ करते हैं और ले लेते हैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट। ये जो टेस्ट चार्ज है वो दूसरे आवेश, जैसे हमारे पास में Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q1 है, इस तरह से बहुत सारे चार्जेस है। ये सारे चार्ज जो है वो इस Q नॉट, इस टेस्ट चार्ज पर तो इफेक्ट डालेंगे, यानी कि इसके ऊपर बल लगाएंगे, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की कुछ ना कुछ तीव्रता मिलेगी। लेकिन ये जो परीक्षण आवेश है ये किसी और पर प्रभाव नहीं करेगा, यानी कि ये जो अगर Q1 है इसका जो अगर पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर, इस Q2 के लिए कितना होगा, R2 वेक्टर, इस Q3 के लिए कितना होगा, R3 वेक्टर, इस Qn के लिए कितना होगा, Rn वेक्टर। इस तरह से सारे के सारे क्या होंगे, सभी आवेशों के क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर होंगे। ये यहाँ पर Q नॉट है तो इसके लिए कितना होगा पोजीशन वेक्टर, R नॉट।
और इसके ऊपर भी वेक्टर। अब Q1 जो है वो Q नोट पर यदि विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इसके लिए E1 वेक्टर, Q2 के कारण कितनी होगी E2 वेक्टर, इस तरह से Qn के कारण कितनी होगी En वेक्टर। इस तरह से पूरे सिस्टम को हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर इसका क्या रहेगा ओरिजिन रहेगा। ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जो लाइन रेखा अपन बनाते हैं उसे हम स्थिति सदिश या फिर पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत कि निकाय के ऊपर यानी निकाय में उपस्थित जो परीक्षण आवेश है उसके ऊपर लगने वाला जो कुल विद्युत बल है, कुल जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो जो कुल विद्युत क्षेत्र है इसका जो मान है वो कितना होगा। तो Q1 के कारण कितना लग रहा है E1, यानी कि सभी आवेशों के कारण जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र है उन सभी का अलग अलग हमें क्या करना होगा, योग करना होगा। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, कहां तक चलेगा, जितने भी आवेश है उन सभी का क्या करेंगे हम, उन सभी टर्म्स का यहाँ पर सम करेंगे। लेकिन विद्युत क्षेत्र एक बिंदु आवेश है, ये सारे के सारे आवेश कैसे हैं, बिंदु आवेश है, और इन बिंदु आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है हमारे पास में। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था E = kq/r², और यदि डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर होगा E वेक्टर और यहाँ क्या लग जाएगा r। तो सबसे पहले E1 है जो किसके कारण है, Q1 के कारण, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर E वेक्टर इक्वल टू E1 की वैल्यू अभी हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए kq1/r², kq1/r², लेकिन डिस्टेंस कौन सा आएगा आपकी बार ये वाला, तो हम इस डिस्टेंस को क्या लिखते हैं r01 लिख देते हैं। Q2 से जो होगा उसके लिए हम r02 कर देंगे, इस तरह से जो Rn है उनके लिए क्या लिख देंगे r0n लिख देंगे, तो r01 का स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो क्या आ जाएगा r01 और उसका कैप। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा प्लस k और Q2 अपॉन में वही डिस्टेंस क्या रहेगा r02 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगी डायरेक्शन r02 का कैप, और एंड सो ऑन कहां तक चलेगा, जो हमारे पास में n टर्म है, तो n टर्म के लिए क्या रहेगा हमारे पास में kqn अपॉन r0n का स्क्वायर और r0n का कैप। इस तरह से हमारे पास में सारी टर्म्स जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में स्टेप आएगी E वेक्टर इक्वल टू ये जो है वो सभी के अंदर क्या है हमारे पास में कॉमन टर्म है, तो k को बाहर ले लिया। देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो हम इसको एक नया इंटीजर ले सकते हैं, जैसे इसको हम i से लिख देते हैं और समीशन लगा देते हैं। तो समीशन i की वैल्यू कहां से कहां तक है 1 to n, तो i = 1 to n। Q1 के लिए क्या लिख सकते हैं qi लिख सकते हैं, r01 के लिए क्या लिख सकते हैं r0i का स्क्वायर और यहाँ पर r0i का कैप। इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाएगा, और जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी एक पूरा आवेशों का निकाय है तो उसके कारण जो कितना विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा, इस पूरे के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से एक रिलेशन निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, वो इस टॉपिक में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश यदि प्रवेश करेगा तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम उस क्षेत्र को बनाने के लिए बात करें, यानी कि वह क्षेत्र कितने एरिया को कवर करेगा, तो उस क्षेत्र को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एक चार्ज यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है, जैसे प्लस की चार्ज रखा हुआ है, तो यह आवेश जो है इसके चारों कोई ना कोई क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन वो कितने एरिया तक होगा। जैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं कि ये जो एरिया जो है वो इतना होना चाहिए, तो ये जो हमने काल्पनिक रेखाएं खींची है, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उस आवेश के विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। नेक्स्ट हमारे पास में जो इसके गुणधर्म है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं लिख सकते हैं। यहाँ पर ये कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखाएं होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके गुणधर्म की। तो यहाँ पर पहले जो फर्स्ट इसका जो गुण होगा वो क्या लिखेंगे कि चलो इनके एक एक गुण की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्पर्श रेखा के बारे में। तो स्पर्श रेखा का जो पहला गुणधर्म है वो क्या है, देखिए, जो इसकी डेफिनेशन को भी बताता है कि यदि कोई एक कर्व इस तरह से खींचा हुआ है, मान लेते हैं ये कोई क्या है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा है,
तो इसके किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, इसके किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो उस समय पर उस बिंदु पर जो भी आवेश होगा वहां पर उसके बल की दिशा किस तरफ होगी, यानी कि स्पर्श रेखा जो है वो उस बिंदु पर उसकी दिशा को बताएगी। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर वहां पर लग रहे विद्युत बल की दिशा को शो करती है। सेकेंड जो हमारे पास है वो यह है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं काटती है, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस बिंदु पर ये काट रही है वहां पर यदि हम दो स्पर्श रेखाएं खींचे, यानी कि एक तो इसके अकॉर्डिंग होगी इस तरह से और दूसरी स्पर्श रेखा जो है वो क्या होगी, इस तरह से होगी, तो एक ही बिंदु पर हमें दो स्पर्श रेखाएं मिल रही है, यानी कि एक ही बिंदु पर एक कण के ऊपर दो तरीके से बल लग रहे हैं। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक ही बिंदु जो है वो दो अलग अलग दिशाओं में गति कर रहा है, जो कि हमारे पास में संभव नहीं है, जो क्या लिख सकते हैं, जो कि असंभव है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो परस्पर कभी भी काटती नहीं है, यानी कि दो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो या तो क्या होती है, समांतर होती है, या फिर इस तरह से क्या होती है, दूर होती हुई होती है, लेकिन कभी भी आपस में काटती नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास में थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, तीसरा बिंदु हमारे पास में कहता है कि दो यदि कौन सा है, धनावेश है, तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो हमेशा क्या होती है, त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है, यानी कि यदि कोई गोले के रूप में होगा तो रेडियल डायरेक्शन के अंदर जो है इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो बाहर की तरफ निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हम यदि माइनस क्यू आवेश की बात करें तो माइनस क्यू आवेश के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश करती है, यानी कि अनंत से कहीं अंदर की तरफ प्रवेश करती है। इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणधर्म पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो फोर्थ गुणधर्म है वो इस तरह से है, देखिए कि यदि हमारे पास में कोई एक प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा हुआ है और दूसरा प्लस क्यू, यानी कि हम दो सजातीय आवेशों को पास में रख करके बात कर रहे हैं, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ पर हम इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर इस दिशा में इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो है इस तरह से बाहर निकलेगी, यही जो स्थिति जो है वो इसकी तरफ भी होनी चाहिए, तो इस तरह से त्रिज्यता इनकी तरफ बाहर निकल रही, लेकिन ये रेखाएं एक दूसरे को बीच में क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, यानी कि इस तरह से ये जो रेखाएं हैं वो यहाँ पर क्या होगी, मुड़ जाएगी, यानी कि लंबवत दिशा में इन दोनों की जो ये लंबवत दिशा के अंदर जो है वो क्या करती है, मुड़ने का प्रयास करती है, यानी कि ये जो रेखा है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर फैल जाती है, और यहाँ पर ये जो बीच वाला फैल जाती या फिर फैलती है, और इस बीच वाले भाग में यहाँ पर इन दोनों की कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर उपस्थित नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसकी प्रतिकर्षण की थ्योरी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आकर्षण। तो आकर्षण के अंदर हम यहाँ पर दो अलग अलग आवेश यानी कि दो विजातीय आवेशों की कल्पना करते हैं। लेट्स सपोज कीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर क्या है, एक माइनस क्यू आवेश। तो माइनस और प्लस दो आवेश है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जो रेखाएं प्लस से बाहर निकल रही है वो किसमें प्रवेश कर जाएगी, माइनस क्यू आवेश के अंदर। इस तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, एक लूप बन जाएगा, और यहाँ पर जो रेखाएं किस तरह निकल रही है, इस तरह से बाहर निकल रही है। माइनस आवेश में क्या होती है, अंदर की तरफ प्रवेश करती। तो प्लस क्यू आवेश से जो रेखाएं निकल रही है वो माइनस क्यू आवेश के अंदर प्रवेश कर रही है, यानी कि लंबाई के अनुदिश, यहाँ हम कह सकते हैं लंबाई की दिशा में क्या करते हैं, यहाँ पर सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। तब वहां पर कौन सी प्रकृति हमें दिखती है, आकर्षण के बारे में हम यहाँ पर पता लगाते हैं। इस तीसरे भाग में हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं निकाय का कुल विद्युत क्षेत्र कितना होता है, इन 4 टॉपिक की बात हमने पार्ट 3 के अंदर की। पार्ट 4 में हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। तो इसकी बात हम अपने अगले भाग में करेंगे।